मौर्य साम्राज्य का पतन, अखंड भारत का पहला सपना कैसे टूटा। इतिहास की घड़ी को अगर हम करीब 2300 साल पीछे घुमा दें, तो हमारे सामने एक ऐसा भारत उभरता है जिसकी सीमाएं आज के अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक फैली हुई थी। यह मौर्य साम्राज्य का काल था, एक ऐसा साम्राज्य जिसकी नींव रखी आचार्य चाणक्य की कूटनीति ने और जिसे विस्तार दिया चंद्रगुप्त मौर्य के पराक्रम ने। जिस साम्राज्य ने सिकंदर महान के सेनापतियों को धूल चटा दी, वह आखिर खुद अपने ही भीतर से कैसे टूट गया। इतिहास के पन्ने बताते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब भारत की सीमाएं ईरान से बंगाल तक और कश्मीर से कर्नाटक तक फैली थी। मौर्य साम्राज्य की एक दहाड़ से यूनानी शासक कांप उठते थे, लेकिन 185 ईसा पूर्व की एक सुबह सब कुछ बदल गया। पाटलिपुत्र में सेना की परेड का निरीक्षण कर रहे थे मौर्य वंश के अंतिम सम्राट बृहद्रथ, और तभी उनके ही प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने सबके सामने अपने ही राजा की गर्दन धड़ से अलग कर दी। उसी क्षण अखंड भारत का पहला और सबसे विशाल साम्राज्य इतिहास बन गया। मौर्य साम्राज्य के पतन की कहानी सम्राट अशोक के बिना अधूरी है। 261 ईसा पूर्व कलिंग का युद्ध, एक ऐसा युद्ध जिसने अशोक को जीत दिलाई लेकिन भीतर से तोड़ दिया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने भेरी घोष यानी युद्ध का नाद छोड़ दिया और अपनाया धम्मघोष, शांति का मार्ग। यह निर्णय नैतिक था, लेकिन साम्राज्य के लिए घातक साबित हुआ। इतिहासकार मानते हैं कि अशोक की धम्म नीति ने जहां समाज को नैतिकता सिखाई, वहीं सेना को धीरे धीरे सुस्त बना दिया। जब राजा ने युद्ध त्याग दिया, तो दुनिया की सबसे अनुशासित सेना अभ्यास भूलने लगी। सैनिकों का मनोबल गिरा, हथियार जंग खाने लगे और सीमाएं कमजोर होती चली गईं। वर्षों तक युद्ध न होने से सेना का कौशल समाप्त हो गया। अहिंसा के अतिपालन ने अपराधियों और विद्रोहियों के मन से राजदंड का भय खत्म कर दिया। सीमावर्ती प्रांतों में विद्रोह की आग सुलगने लगी। अशोक के रहते साम्राज्य संभल गया, लेकिन उनके बाद आने वाले शासक इस संतुलन को बनाए रखने में पूरी तरह विफल रहे। किसी भी साम्राज्य की रीढ़ होती है अर्थव्यवस्था। मौर्य साम्राज्य के पास विशाल सेना थी, हजारों अधिकारी थे और एक विशाल प्रशासनिक ढांचा था, लेकिन समय के साथ इन सब का खर्च राजकोष पर भारी पड़ने लगा। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए खजाने के द्वार खोल दिए। हजारों स्तूप बने, विदेशों में धर्म प्रचारक भेजे गए और राजकोष खाली होता चला गया। बाद के शासकों ने स्थिति संभालने के लिए जनता पर नए नए कर लगाए। इससे आम लोगों में भारी असंतोष फैल गया। इतिहासकारों के अनुसार अंतिम दौर में स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि सोने की मूर्तियों को पिघलाकर सिक्के ढालने पड़े। मौर्य साम्राज्य की एक और बड़ी कमजोरी थी कमजोर उत्तराधिकारी। चंद्रगुप्त और अशोक जैसे महान शासकों के बाद जो राजा आए, वे पाटलिपुत्र से दूर बैठे प्रांतों पर नियंत्रण नहीं रख पाए। गवर्नरों ने केंद्र की कमजोरी को भांप लिया
कश्मीर, गांधार, विदर्भ, एक-एक कर प्रांत स्वतंत्र होते चले गए। मौर्य शासन पूरी तरह राजा केंद्रित था। जब राजा कमजोर हुआ तो साम्राज्य की नींव हिल गई। इतिहासकारों का एक वर्ग मानता है कि अशोक की नीतियों से ब्राह्मण वर्ग भी असंतुष्ट था। पशु बलि पर प्रतिबंध, कर्मकांडों पर रोक और दंड समता का सिद्धांत, इन सबने पारंपरिक सामाजिक ढांचे को चुनौती दी। इसी कारण पुष्यमित्र शुंग के विद्रोह को कई विद्वान ब्राह्मण प्रतिक्रिया के रूप में देखते हैं। और फिर आया 185 ईसा पूर्व का वह दिन। सम्राट बृहद्रथ अपनी ही सेना की परेड देख रहे थे, लेकिन वही सेना मूक दर्शक बनी रही जब पुष्यमित्र शुंग ने अपने राजा की हत्या कर दी। यह इस बात का प्रमाण था कि राजा अपना विश्वास खो चुका था। जब पाटलिपुत्र की सड़कों पर अंतिम मौर्य सम्राट का रक्त बहा, तो वह केवल एक राजा की मृत्यु नहीं थी, वह एक युग का अंत था। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की। अश्वमेध यज्ञ फिर शुरू हुए। वैदिक परंपराएं लौटीं, लेकिन अखंड भारत का वह स्वरूप फिर कभी नहीं लौट सका। भारत को फिर से वैसा वैभव पाने के लिए सदियों बाद गुप्त काल का इंतजार करना पड़ा। मौर्य साम्राज्य का पतन हमें एक गहरी सीख देता है। कोई भी सत्ता न केवल आदर्शों से चलती है और न ही केवल तलवार से। शक्ति और शांति दोनों का संतुलन जरूरी है। आचार्य चाणक्य का अखंड भारत का सपना अक्षम उत्तराधिकारियों और अंदरूनी कमजोरियों की भेंट चढ़ गया। आज भी पाटलिपुत्र के खंडहर उस महान वैभव की गवाही देते हैं और बताते हैं कि यहीं कहीं अखंड भारत का पहला सपना टूट गया था।